हाँ जी, तो सब लोग आ गए। कोमल गुप्ता, ओके। सो फाइनली मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिकली आज वाले लेक्चर में रिवीजन कराऊंगा। बीएसटी की क्लास हम लोग रिविजनरी क्लासेस स्टार्ट करें, और ये सारे के सारे जो लेक्चर्स है ना, मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कराने वाला हूँ। तो बिजनेस स्टडी की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, वो ये इसका ऊपर का कवर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं आपको ना एक चीज बता दूं, जो आपका सिलेबस है, राइट। फर्स्टली वी नीड टू नो दी सिलेबस ऑफ आवर बिजनेस स्टडी। एक तो इस साल आपके लिए एक तो बेनिफिशियल ये है, यू कैन से बेनिफिशियल या गुड न्यूज, की आपका जो सिलेबस है ना वो 30% से रिड्यूस हो चुका है। कुछ कुछ टॉपिक जो है डिलीट हो चुके हैं। तो इस बार आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है मार्क्स को अच्छे लाने का, और यू कैन सिंपली से परसेंटेज जो है अच्छा लाने का। एक तो पहली ये बात है। तो आज फटाफट सबसे पहले मैं बीएसटी का ना आपको जो है सिलेबस करा दे रहा हूँ। देखो बीएसटी में टोटल जो है आपके पास 2 बुक है, दैट इज कॉल्ड पार्ट 1 और पार्ट बी। इन दोनों बुक को मिलाते हो अगर आप, तो टोटल चैप्टर्स बनते हैं 12। बुक 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स है, बुक 2 के अंदर टोटल जो है 4 चैप्टर्स है। स्टार्टिंग में 2-4 मिनट में सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर मेरे को सिलेबस पता चल जाता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं और अपना चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हैं। जो चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का होता है, यानी कि जिस चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा मार्क्स है, उसको हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके जो है और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग का जो 3 चैप्टर्स है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 3 जो चैप्टर्स है, ये तीनों जो है 16 मार्क्स का है। इंडिविजुअली चैप्टर्स का मार्किंग नहीं है, बट तीनों चैप्टर्स मिला के 16 मार्क्स है। तो जनरली आप ये मान के चलो 5-5 मार्क्स इस चैप्टर से आता है। किसी चैप्टर से हो सकता है 7 मार्क्स का आ जाए, किसी चैप्टर से 4 मार्क्स का आ जाए, किसी चैप्टर से 6 मार्क्स का भी आ जाए, तो टोटल मिला के 16 मार्क्स आएगा। उसके अलावा जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये 2 चैप्टर से 14 मार्क्स है। फिर उसके बाद आपका जो बच जाता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो लास्ट के 3 चैप्टर से 20 मार्क्स है। ये आ गया। बुक 1 जो है 50 मार्क्स का है, बुक 2 जो है आपका 30 मार्क्स का है, और 30 मार्क्स आपका 30 कह रहा हूँ 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होता है, प्रैक्टिकल का होता है। तो बुक 2 के अंदर 2-2 चैप्टर्स का पेयर बना लो, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, 9 और 10 15 मार्क्स का है। और उसके बाद 11 और 12 दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोडक्शन, वो भी जो है आपका 15 मार्क्स का है, राइट। तो ये तो था आपका सिलेबस के बाद। उसके अलावा एक और चीज आपको बता दो फटाफट ध्यान से, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है, 30% जो चैप्टर 30% जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, वो 30% चैप्टर्स नहीं हुआ है बल्कि टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख लेना। जो यूनिट नंबर 3 है ना, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 का मतलब है चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर्स है, इसका जो है टॉपिक आपका डिलीट हुआ है 2। एक तो डीमोनेटाइजेशन और दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों लास्ट का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो लास्ट में ये 2 टॉपिक आपको मिलेगा, ये डिलीट हो चुका है। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से तो कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। तो वाला जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा अभी भी आपको 100% पढ़ना है, राइट। तो आज वाली क्लास में हम लोग जनरली 1 से सवा घंटे की हम लोग क्लास रखेंगे, और इस क्लास में जो है, इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले जिन लोगों को नोट वगैरह करना है, अपना रजिस्टर लेके रखना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप नोट कर लेना अकॉर्डिंगली खुद ही, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आएगा, टॉपिक्स वगैरह पॉइंट वगैरह, वो मेरे से पूछ लेना। अब ध्यान से देखो जरा, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, राइट। इस चैप्टर्स के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 8 टॉपिक्स। टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ना है। एक एक बार फटाफट रीड करो साथ साथ में। 8 टॉपिक्स आपको रीड करना है। दैट इज फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग का मतलब है क्या, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है आपको। सेकंड जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। फोर इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। देखो जो मैं आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ ना, आप लोग को कोशिश करना है साथ साथ पॉइंट्स को लर्न करना है, कोशिश करना है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट्टा लगा लो, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स, और साथ साथ में कोशिश करना आप लोग ये पॉइंट्स को लर्न करना। और अगर आपके पास रजिस्टर है ना, तो कोशिश करना कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना, वो आप लिख के चले जाना पॉइंट वाइज। तो पॉइंट लिखोगे ना तो आपको दिमाग में लर्न हो जाएगा। दिमाग दैट मीन्स कि आपको लर्न जो है ज्यादा अच्छे से हो सकता है, और ज्यादा दिनों के लिए लर्न रहेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप लिख सकते हो, राइट। तो टोटल हमें पढ़ने हैं कितने टॉपिक्स, फटाफट सभी लोग जल्दी से बताएंगे। टोटल इस चैप्टर में 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से रिलेटेड एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस और नेचर। तो ये 4 चीजें हो गई मैनेजमेंट से रिलेटेड। और उसके बाद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस, एंड लास्ट में है कोऑर्डिनेशन।
इसके अलावा साथ साथ में मैं प्रीवियस ईयर के ना एक क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो नहीं है मेरे पास, बट कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो वो भी मैं एट द एंड में दिखा दूंगा कि इस चैप्टर से कितने नंबर के और किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक ठीक है? सभी एक बार रिप्लाई कर दो, यस और नो। टोटल हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आओ जी, अब आ जाओ यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, तो मैंने आपको जैसा कि बोला है मैं करवाऊंगा किससे? एनसीईआरटी से। और जिन लोगों के पास जो जो बुक है, जिन जिन राइटर्स की बुक है, तो आप वो बुक निकाल लेना। अगर आपके पास बुक है, यू कैन ओपन योर बुक, और इसमें से जब आप मिलाओगे ना टॉपिक, तो सेम टॉपिक्स आपको मिलेगा उसमें। तो इसके अंदर जो है एनसीईआरटी में सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, ये आप खुद भी कर लोगे, सेल्फ कर लोगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कंसेप्ट, कंसेप्ट, और यू कैन ऑल्सो सिंपली से मीनिंग, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई मेरे को बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ क्विकली। कोई बता सकता है तो रिप्लाई कर दो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है तो बताओ। मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, और आप चाहो तो ऑडियो के थ्रू भी आप जो है रिप्लाई कर सकते हो, यस और नो। फटाफट बताओ भाई, एनीबॉडी? क्विकली रिप्लाई करते रहना है ताकि मैं आगे बढ़ते रहूंगा। अगर नहीं देना है जवाब तो आप ये भी बोल सकते हो कि साहब हमें नहीं आता, हम कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, आप बताओ, ठीक है? तो मैं आगे बताऊंगा। जल्दी से बोलो फटाफट क्विकली। फाइनली जो है एक्चुअल में क्लास हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसके पहले का जो भी चीजें बोला है वो उतना मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहला जो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो ध्यान से सुनो। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जी, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट का मीनिंग है ना, मैं आपको यहां से कराऊंगा शॉर्ट में। शॉर्ट में कहां से? ये रहा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये रहा, हाँ जी। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर मैं इसमें अंडरलाइन करूं तो 3 चीजें आपको अंडरलाइन करना है। वन इज प्रोसेस, अनदर इज इफेक्टिवली, एंड अनदर इज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, राइट? ये 3 वर्ड जो है, these 3 words are very very important. Whenever you will write the meaning or definition of management, you have to mention these 3 words. One is process, effectively and efficiently. सिंपल सिंपल मैं बोलूं हिंदी में तो भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो गोल होता है, उसको क्या किया जाता है? अचीव किया जाता है। किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू हम गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करते हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। 2 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें जो बात निकल के आती है, वन इज प्रोसेस, अनदर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। तो इन 3 वर्ड्स को भी नीचे मैंने डिफाइन किया हुआ है। प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। तो प्रोसेस का सिंपली मतलब क्या होता है भाई? प्रोसेस जैसे मैं बोलता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं प्रोसेस, क्या आपने अपने घर पे जो आपका किचन होता है, कभी आपने जूस निकाला है किसी भी चीज का? ऑरेंज का, एप्पल का, किसी भी चीज का जूस, या कहीं मार्केट में गए होगे तो जूस निकलते हुए देखा होगा आपने। सबसे पहले क्या होता है, अगर ऑरेंज का जूस निकालना है तो ऑरेंज हम लेते हैं, उसको मिक्सर या जूसर में डालते हैं, फिर जूस निकालते हैं। दिस इज सिंपली यू कैन से इट इज अ प्रोसेस। भाई ऑरेंज को आपने क्या कर लिया? प्रोसेस करके उसका जूस निकाल लिया। तो प्रोसेस सिंपली मतलब क्या होता है? एक साइड से इनपुट डालो, दूसरे साइड से आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट निकल जाएगा। तो अगर आप इसे रीड करोगे तो प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ये फर्स्ट बुक में आपको चैप्टर पढ़ना है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए। तो प्लानिंग इज ए प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट? प्राइमरी फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन, या यू कैन सिंपली से किसी भी काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है? सबसे पहले आपको बिजनेस में प्लानिंग करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग करना होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, फिर स्टाफिंग करना होगा, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। इन सब चीजों को करने के बाद आपका जो काम है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सिंपली से। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दीज 2 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि जो है पिछले साल से
20 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ रहा है, तो इसलिए आप एक चीज ध्यान रख लेना, थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको डीप में एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज का मीनिंग नहीं पता होगा तो उससे अगर एमसीक्यू आ जाएगा तो फिर यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द एमसीक्यू। तो इसलिए आपको एक एक चीज आपको डीप में भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो भाई देखो, अगर मैं इफेक्टिवनेस बोलता हूँ या एफिशिएंसी बोलता हूँ, दो वर्ड है, तो एफिशिएंसी किसके साथ हम लगाते हैं और इफेक्टिवनेस किसके साथ लगाते हैं। जब मैं किसी लेबर से काम कराता हूँ ना, तो हम बोलते हैं वो लेबर कैसा है, एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वर्ड एफिशिएंट। जब मैं किसी लेबर से अपना सपोज मकान बनवा रहा हूँ, दुकान बनवा रहा हूँ या कोई भी काम करा रहा हूँ, राइट, तो मैं बोलता हूँ ये जो लेबर है, ये जो बंदा है, ये जो काम करने में कैसा है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है भाई कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्स, और यू कैन सिंपली से मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट, जहां पे हमारा कॉस्ट सबसे कम लगे और रिसोर्स कम लगे, दोनों चीज कम से कम यूज करके अगर मैं किसी भी काम को अचीव कर लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी या एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को ऑन टाइम कंप्लीट कर लेना, ऑन टाइम या विद इन टाइम, किसी भी काम को, गोल को, ऑब्जेक्टिव को ऑन टाइम या विद इन टाइम जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसको बोलते हो इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस। और यही सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं एनसीईआरटी की बुक में, तो देखो जरा ध्यान से, ये पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे पूरी लाइन। अब देखो एक चीज और ध्यान रख लेना, जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट होएगा, थ्योरिकल सब्जेक्ट जितने भी है, फॉर एग्जांपल बीएसटी और इंग्लिश, दो चीजें, दो दो ऐसा सब्जेक्ट है आपका थ्योरिकल है, तो इसके ना एक एक लाइन कोशिश करना रीड लगा लेना जरूर। रीडिंग करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कई सारी चीजें समझ में आएगा, आपके पास बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे, तो जब आप आंसर लिखोगे ना अपने एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी फील करोगे। बिकॉज जब हम रीड नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं रहता लिखने को, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको रीडिंग हैबिट जरूर लगाना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रीड करा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या बोला है कंसेप्ट, कह रहा है क्या, मैनेजमेंट इज वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड extensively for all types of activities and mainly for taking charges of different activities in any enterprises। enterprise का मतलब है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आगे चल के मैं बात करूं, फटाफट एक पेज में रीड करा दे रहा हूं, बाकी मैं ज्यादा रीड नहीं कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी ये स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं रीड करा रहा हूं। ठीक है जी। As you have seen from the above example and case study, the management is an activity which is necessary where there is a group of people working in an organizations. People in organizations are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. Management aims to guiding their towards efforts towards achieving a common objective, or you can also simply say a goal. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness, with at least amount of resources। at least का मतलब कम से कम amount of resource use करके, that means efficiency। अगर मैं किसी भी काम को टाइमली कर लेता हूं उसे बोलते हैं effectiveness, और कम से कम रिसोर्स यूज करता हूं तो उसे मैं बोलता हूं एफिशिएंट। और आगे चल के देखो यहाँ पे मीनिंग आपका क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड। डिफाइन क्या हुआ मैनेजमेंट को, it is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। क्या वही सेम लाइन मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है, जल्दी से बताओ, क्या वही सेम लाइन आपको पढ़ने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्विकली बताओ एक बार रिप्लाई करके, मैं तब से बोले जा रहा हूँ। हाँ जी। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे इसने बोला क्या, एक तो प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, तो इन तीन चीजों को यहाँ पे इन्हें बोला हाईलाइट किया हो भाई साहब, दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर आगे चल के ये लाइन में डिफाइन कर, प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस को बताया हुआ, प्रोसेस इज डिफाइंड, process in the definition mean the primary function or activities that management performs to get things done। फिर आगे नीचे इफेक्टिवनेस का मीनिंग दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। और एफिशिएंसी का भी मीनिंग बताया हुआ है, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। यहां तक बात बताओ जल्दी से, किसी को ना समझ में आया हो कुछ, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ा, मीनिंग इज मैनेजमेंट का मीनिंग। मैं इन सबको ना शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा जो ये जो डेफिनेशन है ना, ये पर्सन का नाम है CKREITNER,
इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मैनेजमेंट को ये डिफाइन किया हुआ, ये आपके बुक में भी मिलेगा और एनसीईआरटी के बुक में भी आपको ये चीज मिलेगा। तो जरूरी नहीं है आप यही डेफिनेशन याद करो, लर्न करो, आप सिंपली ये वन लाइन वाला डेफिनेशन लर्न कर सकते हो मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का अभी तक हमने चार चीजें पढ़ा है। वन इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड इज एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज इफेक्टिवनेस। तो ये चार पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्विकली रिप्लाई करके, या तो चैट बॉक्स के थ्रू या फिर ऑडियो के थ्रू, क्विकली बताओ। नो सर। ऐसा कोई हो जिसको कुछ भी ना समझ में आया हो, रिप्लाई प्लीज करते रहो भाई, आ रहा चैट है। के थ्रू भी आप रिप्लाई कर सकते हो। हमने समझ अभी आ तक रहा है सिर्फ सर। ये पढ़ा है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो बताओ जल्दी से रिपीट करो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब तीन चीजें कौन कौन सा? वन इज प्रोसेस, अनदर इज इफेक्टिवनेस, थर्ड वन इज एफिशिएंसी। किसी भी काम को, कौन से काम को, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपने काम को क्या करता है, अपने काम मतलब कि अपना गोल या ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेता है विद इन टाइम, और यू कैन सिंपली से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर लेता है, उस प्रोसेस को ही मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आई बातें? फिर उसके बाद कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैंने वही सेम चीज बताया हुआ, मीनिंग इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। यहाँ पे जब आपका क्या होता है, कॉस्ट कम से कम लगे, मिनिमम आउटपुट लगे, उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। और जब कोई भी काम ऑन टाइम या विद इन टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसे इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 3 पे मैंने आपके लिए बनाया हुआ है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस। अगर 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आई थिंक पिछले 2 सालों में आया नहीं ये क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये चीज भी ध्यान रख लेना। तो अगर 3 नंबर में आता है तो आप 3 लाइन लिख लेना, 4 नंबर में आएगा तो आप 4 लाइन जो है यहाँ पे इस टाइप से कंपेयर करके यू कैन ऑल्सो डिफाइन, और यू कैन सिंपली से गिव द आंसर ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दी कंपटीशन कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दी कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, और सिंपली यू कैन ऑल्सो से मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। सेकेंड पॉइंट वही सिंपली मीनिंग ही है, इन अदर वर्ड्स में बताया हुआ है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, तो टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। भाई इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है, किसी भी काम को कंप्लीट करना ऑन टाइम या विद इन टाइम। लेकिन एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कॉस्ट को बचाना, कॉस्ट को सेव करना, टाइम या कॉस्ट या रुपए कोई भी चीज है, या यू कैन सिंपली से रिसोर्स, तो इन चीजों को सेव करना, बचाना, मिनिमम कम से कम लगाना। और मेन फोकस क्या है इसमें, टाइम पे होता है, इस पे कॉस्ट पे होता है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट वी हैव कवर्ड, और यू कैन सिंपली से वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल जो है 8 पॉइंट्स हैं, और यू कैन सिंपली से 8 टॉपिक्स हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, और अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है तो मेरे को पहले बता देना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो दिस इज चैप्टर नंबर 1, फुल चार्ट इन 1 पेज, दिस इज कॉल्ड माइंड मैप चार्ट। अगर आपको एग्जाम से पहले, मान लो कल एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप पूरी बुक पढ़ सकते हो? पढ़ तो सकते हो, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए मैंने जो है एक एक पेज का एक एक चैप्टर वाइज माइंड मैप चार्ट भी बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मैं पढ़ा दूं इसमें, इस चार्ट से आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक दो बार चैप्टर्स पूरा कंप्लीट पढ़ के रखना पड़ेगा पहले। दैट मीन्स कि अभी टाइम है, तो अभी आप अपने बुक्स वगैरह को जब पढ़ोगे, फिर उसके हिसाब से ये चार्ट बनाओगे या ये चार्ट से भी रिवीजन करोगे तो काफी हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने इसमें क्या किया है, टोटल 8 टॉपिक्स बनाए हैं। फर्स्ट वन इज मीनिंग, और यू कैन सिंपली से कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेम मीनिंग यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आपको लर्न करके रखना है। वन इज प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि ये 3 पॉइंट जब भी आप लिखोगे मीनिंग, तो उसके आगे एक्सप्लेन भी करना होगा। कई बार क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आएगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको लर्न करने के ना मैंने शॉर्ट की भी बताए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी, ऑल्सो एमसीडी इज, कहाँ गया, एक सेकेंड, एमसीडी
PIG2, पिग का मतलब पता है, MCD इज बेसिकली वर्ड, दिल्ली में ना MCD है, MCD का फुल फॉर्म होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली वाले बच्चे ना इसको काफी इजीली लर्न कर लेते हैं। MCD का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। जैसे कोलकाता है तो कोलकाता में कोलकाता कॉर्पोरेशन, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता है वहां पे। बॉम्बे है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई है वहां पे, राइट। तो इससे ये पॉइंट लर्न कर लेते हैं। और PIG पिग, पिग का मतलब MCD यहाँ का ना बहुत ही खराब है, इसलिए उसको पिग बताया गया। पिग और टू, टू का मतलब है जी दो बार है, इसके शॉर्ट की, और यू कैन सिंपली से न्यूमेरिक्स बनाए हुए मैंने। इसके अलावा एक इससे भी आप लर्न कर सकते हो, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं जरा यहाँ पे पढ़ो, फिर आपको ये बताता हूँ, ये जो क्या लिखा हुआ ये समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, मल्टी डायमेंशनल होता है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, एंड मैनेजमेंट इज परवेसिव। इन सबका मैं मीनिंग फटाफट अभी क्विकली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बट अभी आप ध्यान देना, मैं जो बोलने वाला हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये जो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो आपको मेनली ये पॉइंट्स, आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स कोशिश करना है लर्न करना। क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट आप आंसर्स में लिखोगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखोगे और डायरेक्टली कोई भी चीजें, अगर मान लो 4 नंबर का सवाल आता है तो आपने 4 पैराग्राफ लिख लिया बट उसके अंदर ये पॉइंट हेडिंग में मेंशन नहीं किया, तो भाई साहब आपके नंबर आएंगे कम। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा कम। बट व्हेन यू विल राइट 4 points out of these 7, if questions carry 4 marks, that is give 4 characteristics of management, तो इसके अगर आप सिंपली 4 हेडिंग लिख दोगे ना तो आपके मार्क्स वहीं पे बढ़ जाएगा, डिफरेंस मार्क्स में आ जाएगा दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में। क्योंकि वो हेडिंग पढ़ लेगा ना, जब एग्जामिनर हेडिंग पढ़ता है तो फिर कई बार नीचे के कंटेंट वो कई बार नहीं भी देखता है। वैसे तो वो देखता है बट कई बार नहीं, क्योंकि हेडिंग उसने समझ लिया कि भाई हेडिंग बच्चे ने सही लिखा है, दैट मीन्स कि हाँ उसको नॉलेज है, उसने पढ़ा है, तो अंदर के कंटेंट भी वो सही सही लिखा होगा। तो यू नीड टू व्हाट, यू विल ट्राई टू लर्न दीज पॉइंट्स। तो मैं कोशिश करूंगा अपने क्लास में कि ये चीजें आपको लर्न हो जाए, पॉइंट जो है लर्न हो जाए। तो मेरे साथ साथ फटाफट बताओ कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल, जो है आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो होता है मल्टी डायमेंशनल, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है ना एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे चार्मिंग का सी है, सी फॉर है कॉन्टिन्यूअस, डैड में डी है, डी फॉर डायनेमिक, आई फॉर इंटेंजिबल फोर्स, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, फिर जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, एंड पी फॉर परवेसिव। इन सबका मैं मीनिंग भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले तो ये बताओ, और जिन लोग को अपने रजिस्टर में लिखना है या नोट करना है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड 1 पेज माइंड मैप चार्ट, ये भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप सिंपली आप चाहो तो अपने जो भी आपका स्टडी रूम है वहां पे प्रिंट आउट या फोटो कॉपी निकाल के आप चिपका सकते हो। डेली डेली एक एक पॉइंट देखोगे तो इससे भी आपको लर्न हो सकता है। या आप 12 चैप्टर्स के 12 पेज का मैंने माइंड मैप चार्ट बनाया हुआ है, 12 पेजेस में 12 चैप्टर, तो वो साथ में आप रख के उसको डेली डेली थोड़ा थोड़ा देखोगे भी ना, तो भी आपको कई सारे पॉइंट जो है लर्न हो जाएंगे। दिस इज दी व्हाट, दिस इज बेसिकली की ट्रिक्स टू लर्न और रिमेंबर दी पॉइंट्स, और यू कैन से हेडिंग्स। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। यस सर। हाँ जी। अब देखो जरा यहाँ पे आओ, अब थोड़ा थोड़ा आप अपनी बुक से थोड़ा सा पढ़ना है आपको। मैं आपको ना एनसीईआरटी की बुक दिखाता हूँ, ये रहा। मैं इसमें और ज्यादा रीड नहीं करा रहा, ठीक है, बिकॉज आई अज्यूम कि भाई थोड़ा बहुत तो आप घर पे रीड करोगे, और जो जो चीजें नहीं आएगा समझ में तो आप बताना, मैं रीड करके भी थोड़ा सा समझा दूंगा। तो जरा एक पॉइंट कोई एक जन रीड करोगे जरा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला जो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जरा एक बार कोई जन रीड करोगे फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ जी क्विकली। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. These should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. For example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of the मार्कर आ गया बीच में अच्छा मार्कर है, Spastic ओके Society कोई बात of नहीं। India is to impact स्पेस्टिक education सोसाइटी, is impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving these goals. अब एक बात बताओ, इसको पढ़ के कुछ समझ में आता है या नहीं, जरा ये बताओ मेरे को। हाँ जी
कुछ पढ़ के किसी को कुछ समझ में आया हो, कोई कुछ मेरे को एक्सप्लेन करे, कोई कुछ बता सके। हाँ जी, कोई भी जने बताओ। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, भाई चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आई गेस 2 या 3 बार पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। हाँ या ना, जरा एक बार बताओ, क्योंकि भाई 2 बार एग्जाम हुए हैं, एक बार प्री बोर्ड, एक बार और भी हाफ ईयरली हुआ होगा, तो 2 बार क्योंकि दोनों में आया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, विच इज बेसिकली यू कैन सिंपली से, जो चैप्टर 1 होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो जनरली उसको कई बार हम लोग पढ़ रखे होते हैं, तो कई सारी चीजें याद रहता है। तो कोई ऐसा भी है जो कुछ इस चैप्टर्स के बारे में बता पाए मेरे को? हाँ भाई, बोलो भाई बोलो, कोई भी, कोई तो कुछ रिप्लाई करो। सबके सब लग रहा है ना भैया हमारे क्लास में सब नालायक आ गए हैं। हाँ भाई, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और कह रहा है पढ़ लो जी पढ़ लो, थ्योरिटिकल है। हाँ जी, बताओ भाई, कोई कुछ हो। वन न्यू मैसेज, अच्छा ये चैटिंग आ रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे, ओहो, हाँ आ गया। यस सर, यहाँ रिटेलर का एम है कि वो अपना सेल बढ़ाए, ये इसकी गोल है। पल्लवी रस्तोगी, बेटे पल्लवी रस्तोगी, ये आप उसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो ना, सो दैट एवरीवन कैन सी द चैट बॉक्स एंड रिप्लाई। क्या है ये, आपने जो होता है ना, डायरेक्ट की जगह आप एवरीवन में भी भेज सकते हो। क्या नाम है? पल्लवी। हाँ जी पल्लवी, ठीक है, कोशिश करो एवरीवन वाले में मैसेज करो, राइट ना? ओके 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 सर, ठीक है। तो पल्लवी ने बताया भाई कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करना चाहती है, हाँ जी, अपना सेल बढ़ाना चाहती है ताकि उसका गोल अचीव हो। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो सेल तो बढ़ाना चाहती है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल तो पक्का पक्का बढ़ाना चाहती है, क्योंकि भाई सेल बढ़ेगा तभी तो उसका रिवेन्यू जनरेट होएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू आएगा, दैट मीन्स की और ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। तो वो तो है ही, मेनली बात क्या है, देखो जब हम बात करें ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो दिमाग में ये फिट करो, मैनेजमेंट का मतलब आप ना पहले तो ये फिट करो कि भाई कोई मैनेजर है, मैनेजर है वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। आप अपने आप को मैनेजर मानो, जब भी आप बिजनेस स्टडी पढ़ो मैनेजमेंट का चैप्टर, तो आप अपने आप को मैनेजर मान लो कि यू ऑल आर मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप मैनेजर हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने एग्जांपल लिया वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो एज अ मैनेजर सिंपली से कि मैनेजर से मैनेजमेंट हो गया, तो जब आप बिजनेस को मैनेजमेंट करोगे। हाँ स्क्रीन जी, शेयर स्टॉप हो गया। स्क्रीन हट गया है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी दोबारा से कर देते हैं। जब आप बिजनेस को मैनेज करोगे ना, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है ना, गोल ओरिएंटेड, मतलब देखो कोई भी मैनेजर जब बिजनेस को मैनेज करेगा ना, तो उसका मेन गोल क्या होगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा, कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना उसको कंप्लीट किया जाए। हम मैनेजमेंट इतने अच्छे से करें ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को पहले अचीव करें। पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस होएगा, पहला जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा, जो भी बिजनेस का गोल है, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। जैसे पल्लवी ने कहा कि भाई बिजनेस जो है सेल बढ़ाना चाहती है, तो हो सकता है किसी दूसरे कंपनी का या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल ना बढ़ाना चाहती हो, वो कम सेल करके प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती है। तो अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनपीओ की मैं बात करूं, तो उसका मेन पर्पस सोसाइटी का वेलफेयर हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली बताता हूँ, जो टाटा की ग्रुप है, टाटा कंपनी है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना नहीं होता। अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही, बट वो अपने प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है अपने इंप्लॉइज में बांटते हैं। बट वहीं पे रिलायंस कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना। ठीक है, राइट? समझ में? एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं। तो इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है, यहां से आप पढ़ सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। पहली लाइन में बता दिया मैंने, जो अभी आपको एग्जांपल दिया वही सेम चीज। फिर आगे कह रहा है, फॉर एग्जांपल गोल ऑफ रिटेल स्टोर, जो छोटे मोटे स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर को रिटेल स्टोर कहते हैं, मे बी to increase sales, but the goal of a specific society of India is the impart education to children with special needs। अब स्टैटिक सोसाइटी का मतलब जो ज्यादा विकसित सोसाइटी नहीं है, ऐसी नॉर्मल है, उनको ज्यादा, वो सोसाइटी जो थोड़े से ज्यादा विकसित वाले नहीं है, तो उसको कहते हैं। बाकी इसका आप मीनिंग भी गूगल में सर्च कर सकते हो। तो उस टाइप के बिजनेस वाले लोग को क्या, वो वाले बिजनेस वाले जो लोग होंगे, वो सोसाइटी की क्या करना चाहते हैं, वेलफेयर भी करना चाहते हैं। कहने का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस
हैव डिफरेंट गोल्स। तो जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सबका अलग अलग गोल्स है। तो मैनेजमेंट का क्या मेन रहता है एम, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। समझ में आती है बात, हाँ या ना, जल्दी से बताओ यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आती है, हाँ या ना? यस सर। हाँ आ जी, रहा है। कोई किसी को डाउट या कुछ परेशानी कोई भी? अब अगर मैं नो शॉर्ट सर। में बोलूँ ना, देखो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स, आगे विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। भाई मैनेजमेंट क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, वो अलग अलग एक एक इंप्लॉइज को इकट्ठा करके एक तरीके से उनका जितना भी यू कैन से जो भी हार्डवर्क होता है सबको एक यूनाइट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड जो है वो है आपका क्या, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब जो सभी पे अप्लाई, जो सभी पे अप्लाई हो, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दो वर्ड जो भी मैं वर्ड बोलता हूँ ना वो ध्यान रखना, याद रखना, वो चीज आप अपने आंसर में लिख सकते हो, बिकॉज दैट वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे वर्ड्स आपके बुक में लिखे हुए मिलेंगे, वही वर्ड्स में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चाहे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, आप बेटर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे बिजनेस में तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज या एंटिटी, कंपनी और पार्टनरशिप ये मत लिखना, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें आ जाती है, इसलिए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग मतलब जिसका काम सोसाइटी का सिर्फ वेलफेयर हो, फॉर एग्जांपल एनजीओ जिसको हम एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में अकाउंट्स के अंदर, और कोई ऐसी कंपनी जिसका काम है प्रॉफिट मेकिंग। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, और सिंपली सिंपली से कि मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। तो परवेसिव का मतलब है क्या, कि सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होना। तो मैनेजमेंट का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज, मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या जल्दी से बताओ? चाहो तो आप दो दो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, फॉर दैट इज मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल्स, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ, राइट? तो गवर्नमेंट कंपनी पे भी अप्लाई होता है मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनी पे भी, स्कूल्स पे भी। देखो ना भाई, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसा होता है, बहुत बढ़िया होता ही नहीं होता? जल्दी से बताओ सारी चीजों भाई। कल को सुबह में जाना है स्कूल तो प्रेयर की लाइन, फिर कैश काउंटर, बुक वाले काउंटर्स, एडमिशन काउंटर, और गवर्नमेंट स्कूल में उतना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होता नहीं, राइट और नॉट? जरा बताओ, यू कैन सिंपली कंपेयर विद योर स्कूल्स, यस और नो? जल्दी से एक बार रिप्लाई करो भाई, यस। नेट रुक जाता है क्या? यस सर। हाँ जी यस सर। सर, प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट अगेन, देयर वाज अ नेटवर्क इशू, आई डिड नॉट हियर विच पॉइंट भाई कोमल, प्लीज रिपीट पॉइंट का नाम बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। फर्स्ट पॉइंट मतलब कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी कोमल, फर्स्ट पॉइंट मतलब गोल ओरिएंटेड, जल्दी से रिप्लाई करो। यस ओके भाई, गोल ओरिएंटेड में मैंने सिंपली ये बताया ना कि भाई देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। गोल्स का सिंपली मतलब ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट सिर्फ कमाना, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, राइट? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, राइट, तो उसको कौन अचीव करेगा, उसको जो मैनेजर हमने हायर किया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मैनेज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का कोशिश करता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है मैनेजर का। तो मैंने ये बोला है मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड मैंने बोला मैनेजमेंट क्या है, इट इज ऑल परवेसिव। थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कोई एक डायमेंशन में नहीं चलता। मैनेजमेंट क्या है, सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इसके अंदर आपको ये 3 पॉइंट लिखना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कहने का मतलब एक मैनेजर जो है ना, क्या क्या करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, भाई साहब एक मैनेजर जो है लोगों को भी मैनेज करता है, बहुत सारे जो काम होते हैं उनको भी मैनेज करता है, और साथ में बहुत सारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है कोई
कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, राइट। तो उन सबको एक ही मैनेजर देखता है, अगर एक कोई मेन मैनेजर है तो उन सबको जो मैनेज कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। कोई सिंपली एक डायरेक्शन वाला नहीं है, एक डायमेंशन में मैनेजमेंट वर्क नहीं करता, मैनेजमेंट सभी डायरेक्शन में काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटीज है जो मल्टी डायमेंशनल है। इसके बारे में और ज्यादा अगर एक्सप्लेन में आपको पढ़ना है, फिर यहां से पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज, थर्ड पॉइंट, मैनेज कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैनेजमेंट कैसा है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर performance of some work in a factory, a product is manufactured, in garment store a customer's need is satisfied, and in the hospital patient is treated. So management translates this work in terms of goal to be achieved and assign the means to achieve it. उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो पीपल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जिसको शॉर्ट में HRM बोलते हैं, इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर्स ही पढ़ना होता है आगे आपको ग्रेजुएशन में चल के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक HRM होता है जो ह्यूमन को सिर्फ मैनेज करता है, राइट। समझ आई बातें। तो मैनेजमेंट जो ह्यूमन को मैनेज करेगा तो उसके लिए अलग से एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, उसे बोलते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट के अंदर ही होता है भाई। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजर की बात कर रहे हैं, राइट। चाहे वो अकाउंट का मैनेजर हो, चाहे वो यू कैन सिंपली से ह्यूमन मैनेजर हो, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, चाहे और भी कोई भी मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, कैश मैनेजर हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर की कैटेगरी बहुत सारे। तो इन सभी मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना, राइट ना। तो हम ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। तो वो पीपल को भी मैनेज करता है, काम को भी मैनेज करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, और ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। ऑपरेशन का मतलब जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आती है बातें, यहां तक बोलो हाँ या ना क्विकली। तो ये चीज लिखा हुआ है, जब भी है मल्टी डायमेंशन का मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बोलो भाई हाँ या ना। फोर्थ पॉइंट है क्या, मैनेजमेंट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस। थोड़ा सा और स्पीड में बढ़ा दूं, बोलो हाँ या ना। ऐसा तो नहीं भाई मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये बता देना मेरे को अगर बहुत ज्यादा स्पीड लगेगा तो, क्योंकि हमें कोशिश करना है भाई साहब अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है 9:30 तक। अभी तक हम दूसरे पॉइंट पे ही, अभी हमें टोटल 8 पॉइंट्स कवर करने हैं। बोलो भाई हाँ या ना, जल्दी से बोलते जाओ फटाफट क्विकली। हाँ हाँ। अब थोड़ा थोड़ा बीच में तुम लोग भी बोलो भाई, इससे थोड़ा सा मेरे को बना रहता है कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं, क्लास में है, और थोड़ा सा हमें भी वो सांस लेने की टाइम मिल जाता है 1-2 मिनट। हाँ भाई बोलो। तो फटाफट बताओ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज। एक बात बताओ, मैनेजमेंट क्या, मान लो एक मैनेजर हायर किया साल के बिगनिंग में, और मैंने उसको सारा काम समझा दिया, और वो मैनेजर जो है एक ही दिन में क्या सारा मैनेजमेंट कर देगा या डेली डेली करेगा, जल्दी से बताओ मेरे को क्विकली। डेली डेली करे, डेली डेली करेगा ना, छोटा मोटा जो भी काम होता है। एकदम सही तो जवाब हमारा। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई एक बार का प्रोसेस नहीं है, एक बार का काम नहीं। मैनेजमेंट हमेशा चलते रहता है, जब तक बिजनेस रहेगा मैनेजमेंट चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसके अंदर आप 2-2 3-3 लाइनें पढ़ सकते हो। और प्रोसेस का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग स्टाफ। भाई अभी अभी जब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था ना, तो मीनिंग में 3 पॉइंट थे। कौन कौन से, जल्दी से बताओ अमन फटाफट। मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट्स हमें लिखना था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। एम आई राइट और नॉट, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। बहुत बढ़िया, नेवर एंडिंग प्रोसेस सुरभि, यस वेरी वेरी गुड सुरभि। ऑन डेली बेसिस, बहुत बढ़िया पल्लवी, जवाब आ रहा है। हाँ ऐसे ही रिप्लाई करते रहो भाई, तब मेरे को लगता है कि हाँ भैया पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे को भी लगता है हाँ चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इफेक्टिवली काम तो हो रहा है, भला हो रहा है। हाँ तो ऐसे रिप्लाई करते रहना, वेरी वेरी गुड, राइट। तो मैंने बोला यस, तो मैंने ये बोला हाँ जी, तो मैंने बोला था मैनेजमेंट का जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे तो एक प्रोसेस था, इफेक्टिवनेस था, एफिशिएंसी था। प्रोसेस का क्या मैंने जो बताया था पॉइंट एक लाइन में, प्रोसेस का मतलब क्या था, कोई बता पाएगा मेरे को। प्रोसेस में क्या था, आपके 5 चैप्टर्स के नाम थे, याद आ रहा है प्रोसेस का मतलब क्या, 5 चैप्टर्स के नाम, वो यही है यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही जवाब। देखो 5 चैप्टर्स के नाम, आपको चैप्टर्स के नाम भी याद होने चाहिए, कईयों को तो चैप्टर का नाम ही याद नहीं है। भाई साहब आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ईमानदारी से बताओ कोई ऐसा है जिसको सारे 12 के 12 चैप्टर्स याद हो।
हाँ, कौन कौन ऐसे हैं जिसके 12 के 12 चैप्टर्स याद हैं आपके बीएससी के? कोई नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। मेरे साथ भाई साहब 14 नालायक बच्चों की टीम है, 14 में से 2 हटा दो, 12। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैं किन किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वेरी वेरी गुड। कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है जिनको 12 चैप्टर्स याद। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस प्लानिंग, हाँ वेरी वेरी गुड, सही है भाई, पल्लवी रस्तोगी, प्रोसेस इज ऑल प्राइमरी फंक्शन, बहुत बढ़िया। चलो वेरी वेरी, कुछ तो मतलब समझ में आ रहा है। अब मेरे को लग रहा है हाँ, कुछ तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुछ को तो समझ में आ रहा है, कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बाकी तो ऐसी। हाँ भाई अभिषेक, नालायक की अभिषेक कहाँ है? ये तो रिप्लाई ना कर रहा है। हाँ भाई अभिषेक, नाराज चल रहे हो क्या? बोलो भैया। चलो हम अपनी कहानी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे हंसी मजाक करते रहेंगे। तो मैंने बोला मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, सिंपली है मैनेजमेंट क्या है, ऑल डे का वर्क होता है, कोई एक बार का वर्क नहीं होता, राइट। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बताओ भाई, मैनेजमेंट क्या अकेले का काम होता है क्या? क्या एक जो मैनेजर है वो अकेले सारी चीज को मैनेज कर लेता है क्या? बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। नहीं सर, नो हाँ सर। जी, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, कौन कौन सा बताओगे? किसी को याद हुआ? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या था? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड क्या था? मैनेजमेंट इज ऑल मल्टी परवेसिव। डायमेंशनल, थर्ड और इज यस परवेसिव मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल ठीक, ऊपर नीचे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ वन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड फिफ्थ वन इज ग्रुप एक्टिविटी। लर्न हुआ कि ग्रुप नहीं हुआ? एक्टिविटी। आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है, लर्न करने का भी कोशिश करना है भाई साहब, कि पॉइंट जो है लर्न हो जाए हाथ के हाथ। यस और नो? आपको यस कोशिश सर। करना है थोड़ा सारा कि दीज पॉइंट्स जो है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए। सिक्स्थ और सेवेंथ दो और रह रहा है आपका। सिक्स है कौन सा? सिक्स इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बताओ भाई, डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, जो ये इन्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंट फिक्स रहता है क्या? नो सर, इन्वायरमेंट का मतलब समझ में आता है, हाँ या ना? इन्वायरमेंट भाई साहब चेंजेस 9th होते क्लास रहता है में सर। पढ़ना था आपको। यस, चेंजेस होते रहता है। तो बिजनेस का भी इन्वायरमेंट होता है। 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में इस पॉइंट में, बट आप इंटरनल के बारे में भी लिख सकते हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। दोनों टाइप का इन्वायरमेंट जो है ना बिजनेस का, वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब जैसे जैसे, हाँ जी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम। वेरी वेरी गुड। हाँ, मेरे को लग रहा है भैया, एक तो पल्लवी सिर्फ रिप्लाई करती है और एक और भी था कोई, बाकी तो सब ऐसे हैं। बाकी तो कह रहे हैं सर जी आपको जो बोलना है बोलो, हम रिप्लाई ना करेंगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो भाई, सभी लोग पार्टिसिपेट करो। अनुज यादव है, और कौन कौन है? हाँ जी, कोमल गुप्ता, अच्छा कोमल का तो आता है, राहुल राज है एक, रतन राज है, सानिया, श्रुति कुमारी, सुरभि का भी रिप्लाई आया था। ओके वेरी गुड। एक जना कोई गायब हो गया है, कोई बात नहीं, वो वापस आएगा लौट के तो बताना, मैं ऐड कर दूंगा। बाकी किसी को बोर लग रहा हो, अगर अब बोर हो जाओगे तो वो भी बता देना। वेरी वेरी गुड। तो सिंपली से भाई, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, हमें अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए वी आर सेइंग, और वी कैन से मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। समझ में आती है बातें, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, तो मैनेजमेंट भी उसी तरीके का अपना पॉलिसी बनाता है और उसको एडॉप्ट करता है, और मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज करते रहता है एक मैनेजर। समझ में आती है बातें, हाँ या ना? तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनेमिक फंक्शन है, राइट। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूँ। बाकी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप घर पे जाके थोड़ा सा रीड करोगे। 5-10 पेज है, तो प्लीज 5-10 पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा। अगर एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगेगा आपको, तो अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से घर पे ही पढ़ोगे, देखो मैं पेज बता दूं टोटल कितने पेजेस हैं, क्योंकि हमें टॉपिक्स कवर करने, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा रिवाइज, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ाऊंगा भी तो कई बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर वो भाग जाएंगे। ठीक है ना? सही कहा कि नहीं कहा? बोलो भाई। टोटल यहाँ पे 26 पेजेस हैं, तो अराउंड 20 पेजेस हैं, आप पढ़ सकते हो घर पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और लर्न करवाने का
प्रयास कर रहा हूं मैं। बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक पढ़ा रहा हूं ना मैं? क्लियर। हाँ, स्ट्रेटेजी तो ठीक है ना? ऐसा तो नहीं एक एक लाइन पढ़ाना है मेरे को। जल्दी से बोलो भाई, बिकॉज दिस इज नहीं ठीक है। रिविजनिंग क्लासेस और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, साथ साथ में यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो बीच बीच में आप पढ़ भी सकते हो अपने रजिस्टर से, अपने बुक से, अपने नोटबुक से, राइट। नेक्स्ट जो है वो है क्या हमारे पास, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। बताओ भाई, मैनेजमेंट को क्या आप देख सकते हो क्या? मैनेजर को देख सकते हो लेकिन उसके काम को नहीं देख सकते। मैनेजमेंट को हम नहीं देख सकते। बोलो भाई, वी कैन ओनली फील। जैसे हम कोई प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ना, तो जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई इस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कैसे? जितनी भी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशंस, साफ सफाई, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें देख के पता चलता है जब हम एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, राइट। एक्सेप्ट दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा हो गया भाई। हाँ, तो मैं ये चीज कहूंगा। बाकी और अदर अदर स्टेट्स का कैसा है, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं, कुछ स्कूल को छोड़ के। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आवर कंट्री इज बेसिकली व्हाट, नॉट एज पर, यू कैन सिंपली से इफ यू विल कंपेयर विद प्राइवेट स्कूल, तो बहुत सारा डिफरेंसेस मिलता है। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के है, ये मत कहना कि भैया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बुराई कर रहा हूँ, राइट। तो जब आप एक प्राइवेट स्कूल में जाते हो, एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, तो जैसे ही आप वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हो, तो यू कैन सिंपली व्हाट कंपेयर कि भाई कौन से स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है, राइट। तो आप सिर्फ फील कर सकते हो, राइट, बट उसको आप देख नहीं सकते कि भाई कैसा मैनेजमेंट कर रहा है। इसलिए बोला हुआ है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, but its presence can be felt in the way of organization functions. The effect of management is noticeable in the organizations where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is क्या है, orderliness instead of chaos, right? तो भीड़ भाड़ की जगह ये सारी चीजें आसान रहती। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, 2 पॉइंट हमने अभी तक कवर करा है। We are moving to point number 3, that is objectives of management. Okay, yes or no? मैं बढ़ूं आगे? हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई करो क्योंकि सभी लोग रिप्लाई तो कर दो भाई। जो जो बोल नहीं सकता एटलीस्ट चैट में रिप्लाई कर दो सभी लोग। प्लीज एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। फिर थोड़ा सा और एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। सुरभि आ गया, कोमल आ गया, पल्लवी आ गया, श्रुति कुमारी का भी रिप्लाई आ गया। और बाकी कहाँ? ये नालायक अजय, राज और क्या क्या नाम था। हाँ भाई, सानिया, हाँ जी, चलो। हाँ, अब आया अनुज यादव का। वाह भाई, वेरी वेरी गुड, यस सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी ही राहुल राज का भी आ गया। देखा भाई, थोड़ा सा बोलोगे ना, डांट लगाने से अपने आप सब सुधर जाते हैं। हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे अब आ रहे हैं मेरे पास। चलो, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक बार जल्दी से मेरे को क्विकली बताओ सर एक बार ना आप ना वो पेज 1 दिखाओ, जो एक एक पेज वाला चार्ट था ना, दिखाना जरा जरा, दिखाना ध्यान से। ये लो फटाफट, कहाँ गया मेरा पेन? ये देखो, हमने पढ़ा एक तो मीनिंग, ठीक है भाई। अब जरा ये बात पढ़ के दिखाओ जरा चार्ट 1 में, पेज जो चार्ट में। अब जरा पॉइंट नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जरा बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? माय डैड नहीं, माय चार्मिंग डैड। भाई डैड नहीं, माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। भाई साहब, कभी आपके फादर ने पार्टी अच्छी सी दी है कभी? हाँ या ना बोलो। अगर नहीं दिया है तो पार्टी मांग लेना, अगर दे दिया है तो अच्छी बात है। तो इससे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स याद जाएगा। कैसे? माई का मतलब है मल्टी डायमेंशनल, सी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डी का मतलब है डायनेमिक, और आई का मतलब है इंटेंजिबल फोर्स, जी का मतलब है गोल ओरिएंटेड, जी अनदर, जी का मतलब ग्रुप एक्टिविटी, एंड पी का मतलब परवेसिव। क्या याद हुआ नहीं याद हुआ? जल्दी से बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फटाफट जल्दी से क्विकली। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस। बोलो ना भाई, बोलो, एक बार रिपीट करो प्लीज सभी लोग। गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, मैं परवेसिव, चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, कुछ याद हुआ ही नहीं हुआ? डायनेमिक। हाँ जी, चलो। एक जने ने बोला, बाकी जने तो कह रहे सर हम ना बोल रहे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, दैट इज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो अब यू कैन आल्सो से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको 3 ही ऑब्जेक्टिव है। 1 इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। देखना जरा ध्यान से, मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव जरा जल्दी से बताओ, लर्न करने की कोशिश करो। 1 इज ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। सिंपली बताओ जरा, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? ये 3 है, ये वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट मेकिंग नहीं लिख देना है सिर्फ, ठीक है। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 3 है। सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। कौन कौन सी चीजें? सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ।
और इसके अलावा एक है सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई जो मैनेजर है, किसी भी कंपनी का जो मैनेज करता है, राइट, मैनेजमेंट देखता है, उसके दिमाग में तीन चीजें रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव, तीन उद्देश्य है, राइट। जब मैं मैनेजर बनूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करूंगा, तो मेरे दिमाग में तीन बातें चलेगा, तीन उद्देश्य रहेगा, तीन टारगेट रहेगा, तीन ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। पहला पहला क्या, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा भाई साहब जो मेरा बिजनेस है उसको क्या करूं, अगर कोई नई बिजनेस है या पुरानी कुछ भी है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बिजनेस को क्या करूं भाई, चला पाऊं, मार्केट में क्या करूं, सरवाइव कर पाऊं। सरवाइव का मतलब भाई नए नए अगर बिजनेस खोल रहे हैं तो सबसे पहला उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई साहब मार्केट में बिजनेस करूं तो हमें नुकसान ना हो, हमें दुकान बंद ना करना पड़े। दैट मीन्स की क्या कर पाए, हम सरवाइव कर पाए। और जब एक बार सरवाइव कर लेते हैं, फिर हमारा सेकंड टारगेट होता है प्रॉफिट की तरफ, राइट। सेकंड टारगेट होता है प्रॉफिट की तरफ। तो पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर उसके बाद जब हम प्रॉफिट कमाने लगते हैं तो फिर हम सोचते हैं अरे हमारा एक ही ब्रांच है, हम 2 ब्रांच खोलेंगे, 3 ब्रांच खोलेंगे, अदर स्टेट में ब्रांच खोलेंगे, फिर फॉरेन कंट्री में, इंटरनेशनल खोलेंगे। समझ में आई बातें? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 है, सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, फिर ग्रोथ। उसके बाद है सोशल। भाई देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो अपना ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसे सोसाइटी का वेलफेयर का भी सोचना पड़ता है। और एक और भी मैं बात बता दूं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जिसको हम कंपनीज बोलते हैं। अच्छा आप लोग तो क्लास 12th में हो ना, कॉमर्स के हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा डिफरेंस बिटवीन कंपनी, फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपली ये बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े कंपनी का सिंपली मतलब है जो पब्लिक कंपनी होती है, तो उन लोगों को पता है क्या, एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट, ये आगे चल के आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, या आप ये भी समझ सकते हो, जो अकाउंट्स पढ़ा है ना, उसमें जो आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है ना, तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पब्लिक कंपनी को सोसाइटी के प्रति भी कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, या उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। ये लॉ में लिखा हुआ है। क्यों? द रीजन इज, देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो क्या करते हैं, किसी सोसाइटी में ही तो अपना बिजनेस करते हैं, वहीं से लोग को हायर करते हैं, राइट, वहीं से रिसोर्सेज अपना उठाते हैं, कच्चा मटेरियल कोई भी, वहीं से गुड्स प्रोड्यूस करके उसी सोसाइटी को बेचते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका सोसाइटी के प्रति भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको अच्छा सामान दे, अच्छा मतलब गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे एट लो कॉस्ट, राइट। और उनको कई सारे मेडिकल फैसिलिटीज और कई सारे मतलब कि सोसाइटी के प्रति जो भी कर सकते हैं, वो चीज वो क्या करें, अपना योगदान दे, और यू कैन सिंपली से ऐसे काम करें जिससे सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। ये बात समझ में आई, हाँ या ना, एक बार बताओ। तो एक तो मैनेजमेंट का जो गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति भी, सोसाइटी, और तीसरा होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब जो इम्प्लॉइज लोग काम करते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ, इम्प्लॉई, वर्कर्स, तो उनके प्रति भी ऑर्गेनाइजेशंस का एक जिम्मेदारी होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट ये भी कोशिश करती है कि भाई साहब अगर हम कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो अपने इम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाएं, उनको बोनस दें, राइट, उनको प्रमोशन दिया जाए। समझ आई बातें? और ये सोसाइटी वाले में लिखना है आपको, स्कूल्स, कॉलेजेस, राइट, रोड्स, पक्की सड़कें, ये सब सारी सेवाएं। उसके अलावा इस टाइप से रिसोर्सेज का यूज करना ताकि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, सोसाइटी खराब ना हो। समझ में आती है बातें? ये सारी चीजें आपको मिलेगा यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ। जरा ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो जरा, क्या बोला है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है बताओ भाई। ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेक होल्डर्स के पैसे वगैरह को, उनके प्रॉफिट्स वगैरह को क्या करना, इंक्रीज वगैरह। तो पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट, फिर ग्रोथ है। सर्वाइवल में क्या होगा, सर्वाइवल आप समझ सकते हो, कोई भी मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट का मतलब आफ्टर सर्वाइवल मैनेजमेंट क्या करता है, इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रॉफिट्स, मोर एंड मोर प्रॉफिट। और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद वो कोशिश करेगा कि ग्रोथ करे। ग्रो का मतलब सिंपली क्या होता है भाई साहब, ग्रो का मतलब एक ब्रांच, 2 ब्रांच, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज करना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना। समझिए बातें। सोशल सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा इसे भी ध्यान से पढ़ो। सोसाइटी, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी चीजें क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे
कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखा होगा, लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे बनाना ताकि वहां के आसपास के सोसाइटी को भी क्या हो, अच्छे सुविधा मिल पाए। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जरा पढ़ लो ध्यान से, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो, ये रहा, हायर लेवल नीड द पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो उसकी सैलरी बढ़ाना, उसको बोनस देना, कि जो उसके इम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, समझ में आए, फाइनेंशियल नीड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, किसी को लोन चाहिए, किसी को दिक्कत है तो उनको हेल्प करना, अपने इम्प्लॉयज को, अपने इम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, पर्सनल का मतलब, समझ में आती है बातें, बोलो हाँ या ना। दीज आर दी 3 टॉपिक्स वी हैव डन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कर लिया, इसके आगे उतना ज्यादा नहीं है, बाकी कुछ कुछ चीजें आप रीड भी करना है आपको घर से, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस और नो, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, 3, नाम बताओ फटाफट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी से बताओ भाई सभी Organizational लोग, मैं वेट objective, कर रहा हूँ। social objective, हम्म, personal objectives. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर 3 है, ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, फर्दर 3 है, प्रॉफिट, ग्रोथ। Growth. वेरी वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर मूविंग टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट बताओ जरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर एक बात बताओ, सबसे पहले ना आप वो चार्ट निकालो, चार्ट पहले जरा चार्ट से दिखाओ ताकि हमें लगे कि हाँ आसान है। तो ये देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का भी मैंने शॉर्ट की बनाया हुआ है लर्न करने के लिए, लेकिन उसके पहले बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको मेन पढ़ना है क्या, ये 5, ये 2 क्या लिखा गया, ये छोड़ो, ये 1 2 लिखा हुआ, ये 5 इंपॉर्टेंस है। 1 इज व्हाट, अचीविंग ग्रुप गोल, डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी है, इंक्रीज एफिशिएंसी और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फैसिलिटेट चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फैसिलिटेट चेंजेस, यही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जरा ध्यान से देखो कहाँ गया बुक। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है, ये मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड है क्या, पेज 1 दिखा दो, दिख रहा है ना पेज, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बताओ क्या यही 5 इंपॉर्टेंस है या नहीं है, जल्दी से बोलो हाँ या ना, यस सर। जल्दी से बोलो। हाँ जी, अब इस 5 इंपॉर्टेंस को पहले तो कोशिश करो लर्न करने का, पहले तो कोशिश करते हैं हम लोग लर्न करने का, राइट। तो सर एक बात बताओ, इसका शॉर्ट की जो है वो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट सोसाइटी, जीडीपी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट सोसाइटी। जीडीपी का मतलब आपको पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो जीडीपी किस पे डिपेंड रहता है, एफिशिएंट सोसाइटी पे, याद करने के लिए बनाया हुआ है, जीडीपी डिपेंड ऑन एफिशिएंट सोसाइटी। जीडीपी का मतलब इनकम वगैरह निकालना होता है, लोगों की इनकम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो जीडीपी निकलता है। बट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्या, ये आपको ऑनलाइन वगैरह सर्च करोगे तो ये की नोट्स वगैरह भी आपको कई जगह मिल जाएगा, हो सकता है कई डिफरेंट की नोट्स भी मिलेगा आपको लर्न करने के लिए। तो जो आपको की नोट्स या मतलब कि अच्छा लगे, लर्न करने में आसानी लगे, तो आप लिख सकते हो, आप अपने बुक में भी ऊपर हेडिंग में डाल के लिख सकते हो पेंसिल से, या जो भी आपकी अभी अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है। अगर एक बात बताओ जरा, एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ, कौन कितने बच्चे ऐसे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो बुक ओपन करके अभी आप पढ़ रहे हो, हाँ जी बताओगे हाँ या ना। मेरा यस ओपन है। सर, मैं हूँ। मेरा भी कितने ओपन है ऐसे सर, लोग तो मैं हैं, साइड बुक कितने ओपन ऐसे करके। लोग हैं जो बिना बुक के पढ़ रहे हो, सिर्फ सुने जा रहे हो, हाँ भाई जरा बताओगे मेरे को, जल्दी से बताओ। 2 जने चला गया, 14 से अब हम हो गए हैं 12। राहुल राज। राहुल राज, कोई बात नहीं, जिसको ज्यादा बोर लगे कोई बात नहीं, जब भी आ सकता है, जब भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम अपनी क्लास जो है 9:30 ही कंप्लीट करेंगे, 9:30 ही खत्म करेंगे, अभी भी आधे घंटे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कल से खा पी के एकदम रेडी होके रहना है। और कभी आपको लगे ज्यादा हो जाए, तो अगर आप सभी लोग मेरे को बोलोगे कि हाँ सर आज इतने ही छोड़ दो, बट इफ ऑल आर अग्री तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो 9:30 से पहले नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है। बाकी जिसको जाना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से बताओ जरा, क्या ऐसा भी बच्चा है कोई जो बिना किताब के पढ़े जा रहा है, कोई बात नहीं, बिना किताब के पढ़ सकते, नो कोई सर। नहीं, यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। चलो वेरी गुड, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो किताब से पढ़ रहे हो मतलब भाई मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ रहे हो, मतलब ईमानदारी से पढ़ रहे हो, राइट, बिकॉज एग्जाम भी आने वाला है। तो फटाफट जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखो जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में इसने क्या बोला, इसने बोला है क्या, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। बताओ भाई, मैनेजमेंट वाकई में हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। यस भाई साहब, मैनेजमेंट का काम ही क्या था,
ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना, और कैसे, जो भी इंडिविजुअल लोग हैं उनको मिला के, ग्रुप वाइज मिला के। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या करता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं करता, बल्कि जितने भी ग्रुप वाइज गोल होते हैं वो सारे गोल को अचीव करता है। बढ़िया मैनेजमेंट होगा तभी तो ऑब्जेक्टिव या फिर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं, या हम लोग अचीव कर सकते हैं। समझ में आई बातें? द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सब जो अलग अलग इंडिविजुअल लोग होते हैं ना, तो मैनेजर क्या करता है, उन सभी को अलग अलग काम देता है, लेकिन वो सारे काम अल्टीमेटली उस गोल को अचीव करने के लिए होता है। समझ में आती है बातें? तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकेंड पॉइंट है क्या, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। भाई एक बात बताओ, मैनेजमेंट से क्या होता है, मैनेजमेंट से क्या फायदा होता है? भाई साहब एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। एक बात बताओ, अगर मैं 10 लेबर को हायर करता घर बनाने के लिए, मान लो मैंने छोटा सा घर बनाना है 1 फ्लोर का, 10 बाई 10 का 2 रूम बनाना है, मैंने 10 वर्कर हायर करे, लेबर को, राइट। मैंने कहा कि भैया घर बना दे। अब उसमें मैंने सपोज कोई एक हेड नहीं रखा, कोई एक मेन हेड रहेगा जिसको आप बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर बोलते हो, या जिसको वो क्या बोलते हैं भाई, जो ठेकेदार बोलते हैं हिंदी में, राइट ना। तो एक ठेकेदार होता है, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई तू ईंट लाएगा, तू सीमेंट बनाएगा, तू दीवार का काम करेगा, तो अपने आप घर जल्दी से बन जाता है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार ना हो, 10 लेवल है, और मैंने बोल दिया भाई घर बना दे, तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्या अच्छा से काम नहीं करेगा, तो क्या हमारा गोल तो पूरा होने से रहा, राइट। तो अगर हम मैनेजमेंट सही से नहीं करेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा बताओ, उनका जो काम है ना व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ठेकेदार है प्रॉपर मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है ना, तो उससे क्या होता है ना, उस वर्कर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, राइट। वर्कर की एफिशिएंसी भी बढ़ता है, और हमारा काम भी है जल्दी पूरा होता है, रिसोर्स भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है। समझ में आती है बातें? तो मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। भाई अच्छा काम करने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। नेक्स्ट है क्या, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेट क्या क्रिएट करता है, एक बहुत बड़ा और क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from familiar secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge। भाई साहब अलग अलग जगहों से अलग अलग इंडिविजुअल लोग आते हैं किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, तो सब अलग अलग पर्सन के होते हैं, अलग अलग सोच होती है उनकी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि क्या हो, सब उसका यूज टू हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ये कौन करता है, मैनेजमेंट। तो इसलिए बोला हुआ है मैनेजमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग आके एक साथ काम करते हैं। समझे बातें? नेक्स्ट है क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज भी आप आसानी से लिख सकते हो। मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भाई जितने भी इंप्लॉइज वगैरह हैं, राइट, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव होती है क्या होती है, सैलरी बढ़ाना, बोनस लेना, राइट, और प्रमोशंस वगैरह पाना। तो वो सारी चीजें भी प्रॉपर अच्छा मैनेजमेंट होता है तभी जाके अचीव होता है। फिफ्थ है क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पर्पस of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organizations. Through that, it helps in the development of society. It helps to provide good quality of product, services, creates employment opportunity, adopts new technology for greater goods of people, and leads the path towards growth and the development। भाई साहब अगर बढ़िया मैनेजमेंट होता है तभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तो उनसे अल्टीमेटली ग्रोथ होगा, सोसाइटी डेवलप होएगा, और अल्टीमेटली स्टेट डेवलप होगा तो राज्य डेवलप होगा। समझ में आती है बातें? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। दीज आर 5 पॉइंट्स और 5
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बताओ भाई जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। 5 sir, पॉइंट sir, हमने, clear हो 4 गया। पॉइंट हमने क्लियर कर Clear लिया है। है। और लास्ट के जो 4 टॉपिक है वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है और आसान ही है, तो टेंशन मत आना, उसे भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। इट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, वेरी वेरी गुड, हेल्प्स इन अचीविंग, बहुत बढ़िया, सही जवाब भाई। कभी कभी थोड़ा सा चैट वैट रह जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग रिप्लाई करते रहना। नाउ मूविंग टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ना, 5th टॉपिक, ये है तो आसान, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पिछली साल कंपार्टमेंट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी 2 मिनट बाद। ध्यान से पढ़ो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब भाई मैनेजमेंट कैसा है, तो मैनेजमेंट जो है एज अ आर्ट भी है, एज अ साइंस भी है, एज अ प्रोफेशन भी है, लेकिन कंप्लीट तरीके से नहीं है। अगर मैं क्रक्स बताऊं छोटा सा, यहाँ पे देखो जरा, इस पे आ जाओ समरी नोट्स में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको 3 चीजें बतानी है। मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट है, मैनेजमेंट एज अ साइंस है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, एज अ साइंस है, या एज अ प्रोफेशन है, इससे क्वेश्चन आता है, राइट। तो आपको मैं बता दूं, मैनेजमेंट पूरी तरीके से फुल्ली आर्ट है, बट साइंस और प्रोफेशन की बात आएगी तो पूरे तरीके से साइंस और प्रोफेशन नहीं है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में क्रक्स बता दे रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आर्ट तो है, लेकिन साइंस और प्रोफेशन थोड़ा थोड़ा है, कहने का मतलब फुल तरीके से नहीं है। ऐसा इसलिए, और कैसे हम बोलते हैं तो ध्यान से देखो, देखो भाई, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, इसके ना कुछ विशेषताएं हैं। अगर वही सेम विशेषता हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और अगर मैनेजमेंट में भी वही सेम चीजें पाई जाएगी, तो हम बोलेंगे कि भाई मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो जब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को आर्ट के साथ, तो आर्ट का जो भी फीचर्स हैं वही फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट तो पूरे तरीके से आर्ट है। लेकिन जब मैं साइंस की बात करता हूँ, साइंस के साथ मैनेजमेंट को कंपेयर करता हूँ, तो साइंस के जितने भी फीचर्स है ना, वो सारे मैनेजमेंट के फीचर्स नहीं है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। और जब मैं बात करूँ प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन में भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते, तो इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट फुल्ली तरीके से प्रोफेशन नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना? अभी मैं रीड करा देता हूँ, जल्दी से बताओ फटाफट। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है या नहीं है? तो देखो भाई, मैं बताऊं मेनली, तो ये जो आर्ट है ना, आर्ट के कुछ फीचर्स है। आर्ट कैसा है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई एक बात बताओ, आर्ट का मतलब पेंटिंग करना, घर बनाना, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशंस करना, दीज आर कॉल्ड आर्ट। एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बैटिंग करता है, उसका भी एक आर्ट होता है। आर्ट मतलब कला, राइट। तो क्या मैनेजमेंट में वो कला पाया जाता है? यस, मैनेजमेंट भी एक तरीके से क्या है, मैनेजमेंट के लिए भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी। भाई आर्ट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है? यस भाई साहब, मैनेजमेंट कैसे बनते हैं, पूरा थ्योरी नॉलेज लेना पड़ता है भाई साहब, एग्जाम पास करना होता है, एमबीए बीबीए, नाम तो सुना होगा। मैनेजमेंट का मतलब एमबीए, याद रहेगा नहीं रहेगा? जल्दी से बताओ भाई। जो Yes, एमबीए sir. करते हैं वो मैनेजर ही तो बनते हैं। रहेगा। बहुत बढ़िया। उसके अलावा आर्ट का एक और फीचर है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के उनके पास आर्ट होता है। कोई पेंटिंग में मास्टर होता है, कोई खेलने में मास्टर होता है, कोई रनिंग में मास्टर होता है, कोई घर बनाने में मास्टर होता है, इवन कपड़े की काम होता है तो कोई कपड़े काटने में मास्टर होता है, कोई बटन लगाने में मास्टर होता है, कोई सिलने में मास्टर होता है, राइट। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर के पास अलग अलग टाइप्स की क्वालिटी होती है। और आर्ट्स क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएट। बताओ भाई, आर्ट क्या एक ही दिन में आ जाता है क्या? बताओ, पेंटिंग करना एक ही दिन में सीख जाता है कोई क्या? वो टाइम लगता है भाई साहब, एक टाइम लगता है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है, राइट ना। और मैनेजमेंट, जो मैनेजर है, क्या मैनेजर को भी एक ही दिन में वो सारे ज्ञान आ जाते हैं क्या? नहीं। एक जो मैनेजर, जितना ज्यादा ओल्ड मैनेजर होगा उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सारे सिचुएशंस को डील करके यहाँ तक पहुंचा है। तो इस मैनेजमेंट में भी क्या लगता है, टाइम लगता है। समझ में आई बात है? तो ये जो 3 विशेषताएं हैं, 3 जो फीचर्स हैं आर्ट्स के, वो सेम तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज फुल्ली आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, फुल्ली आर्ट है। यहाँ तक बात समझ में आती है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ मेरे को क्विकली। Yes, sir. और जब मैं कंपेयर करता हूँ, ये रहा यहाँ पे है ना, परवेसिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, यहाँ पे पॉइंट नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 5।
नहीं 6 है, ये 5 एक ही पेज का है, टेंशन ना लो, खत्म होने वाला। नेचर ऑफ मैनेजमेंट 8। तो 8 में ये क्या लिखा हुआ है देखो भाई, ये एक लाइन पढ़ाऊंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज मतलब क्या है, इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपर्ट in the respective fields apply these principles to the respective art form। और लास्ट में यहाँ पे क्रक्स लिखा हुआ है, क्या है, every manager has his own unique style of managing things and people। he she uses his creativity in applying management technique and his skills improve the regular applications since all features of art are present in management, so it is called एज एन आर्ट। बट जब मैं बात करूं साइंस का ना, तो साइंस के 3 फीचर्स होते हैं। एक होता है बॉडी ऑफ नॉलेज, एक होता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सली अप्लाइड। भाई बताओ, कोई भी चीज साइंस की बात करूं, साइंस में क्या होता है भाई, CO2 ये करेंगे तभी ऑक्सीजन बनेगा, राइट। अगर मैं C2O2 कर दूंगा तो क्या ऑक्सीजन बनेगा क्या, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, ये एक क्या होता है, यूनिवर्सली वैलिड है। यूनिवर्सली वैलिड का मतलब भाई साहब कहीं पे भी CO2 करोगे तो ऑक्सीजन ही बनेगा। समझ में बात है, चाहे पृथ्वी पे करो, चाहे चांद पे करो, चाहे चांद पे करो, चाहे मंगल पे करो, सब जगह CO2 लगाओगे तो वाटर ही बनेगा। ये यूनिवर्सली साइंस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और ये भी जो साइंस होता है क्या एक ही दिन में आ गया, नहीं, ये भी एक्सपीरियंस से आया है, टाइम लगा है इसके आने में। और थर्ड है क्या, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, राइट। ये जैसे कहीं से भी अचानक नहीं आता। साइंस हैज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई साहब अगर CO2 लगाओगे तो वाटर बनेगा, C2O2 लगाओगे तो कुछ और बन सकता है, राइट। तो ये चीजें एक दिन में नहीं आया, ये भी एक्सपीरियंस करके आया है। समझ में आती है बातें, नहीं आती है, बोलो भाई हाँ या ना। तो क्या ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, नहीं भाई नहीं। एक तो ये पाया जाता है और एक ये चीज पाया जाता है, एक्सपेरिमेंट वाला, यूनिवर्सिटी वाला, बॉडी ऑफ नॉलेज वाला नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लास्ट टाइम पढ़ा देता हूँ, क्या as a principle of management are not exact as principles of pure science, so it may called an inexact science। साइंस तो कहते हैं क्योंकि कुछ ही फीचर्स पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। सेम एज इट इज प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। बॉडी ऑफ नॉलेज का सिंपल मतलब पता है क्या होता है, देखो ऊपर में भी बॉडी ऑफ नॉलेज था ना, इसका सिंपल मतलब क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेजेस, तो मैनेजमेंट का MBA वगैरह कॉलेजेस है, IIM, राइट। उसके अलावा होता है रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी। क्या बताओ, कोई भी MBA कर सकता है, नहीं भाई साहब, इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं। लॉयर आसानी से प्रोफेशन का मतलब भाई साहब समझ में आ रहा है, लॉयर, MBA, राइट, CA, CS, ये सारे क्या बताओ भाई, इसमें एंट्री करना आसानी है क्या, कहने का मतलब इन सबका एग्जाम पास करना आसानी है क्या। डॉक्टर्स, MBBS जो होता है, इन सबका एग्जाम पास करना आसान है, नहीं, बहुत ही रिस्ट्रिक्ट एंट्री होता है भाई साहब, कोई भी नहीं बन पाता है ये चीजें। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, IMA, ICAI, ICSI, ICMI, MBA वाला IIM, ये सारे एक अलग से एसोसिएशन बना रखा है। ये सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं, तभी पास होते हैं, तभी जाके प्रोफेशन बनता है। फिर है क्या, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। भाई साहब सभी चीजों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आप कोई भी उल्लंघन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो डिग्री से हटा दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मान लो सिंपल आपने वो मूवी देखा था कबीर सिंह का, भाई साहब अगर वो कोई भी डॉक्टर नशे की हालत में अगर ऑपरेशन वगैरह करता है ना, दैट इज कॉल्ड अनएथिकल। अनएथिकल का मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहा है, नियम का, राइट। तो नियम का उल्लंघन करेगा तो उससे वो डिग्री जो है छीन ली जाएगी। तो कोई भी प्रोफेशन होता है ना, उसमें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, दैट मीन्स की एथिक्स होते हैं, राइट। एथिक्स का मतलब नियम, रेगुलेशंस, रूल, कानून होता है, वो फॉलो करते हैं तभी प्रोफेशन होता है। और लास्ट है क्या, सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसका मेन काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं क्या, तो नहीं, सारे नहीं पाए जाते, कुछ कुछ पाए जाते हैं। जैसे इसका भी मैनेजमेंट का काम क्या, सर्विस मोटिव वगैरह होता है क्या, यस, कुछ कुछ चीज होती है। इसमें रेस्ट्रिक्टिव एंट्री होती है, नहीं, इसमें रेस्ट्रिक्टिव एंट्री नहीं होती। तो इसीलिए लास्ट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट फुल्ली फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर, ETC, राइट। तो मैनेजमेंट भी क्या है, सॉरी मैनेजमेंट कह रहा हूँ, मैनेजमेंट क्या है, फुल्ली तरीके से आर्ट है, लेकिन फुल्ली तरीके से प्रोफेशन और साइंस नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, इतना क्रक्स याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताओ। याद रहेगा। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो, जल्दी से बताओ भाई क्विकली। याद रहेगा बच गया है 10 आदमी, 4 जने भाग गया है, 4 जने घर चले गए हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 13 मिनट और हैं। हाँ जी 13 मिनट और। तो हमने 5 टॉपिक निपटा लिया है, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक और बचा है, जिसमें 6 टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल।
देखो फिफ्थ टॉपिक है बड़ा ज्यादा, इससे सिक्स टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट तो है, इसे लिख लेना इजी, राइट। जो, अरे यार मैं जल्दीबाजी में क्या कर रहा हूँ, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट लगा लो और ये भी लिख लेना इजी। सिक्स टॉपिक भी इजी है, जैसे फिफ्थ टॉपिक इजी था वैसे ही सिक्स टॉपिक भी इजी है भाई। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये तो याद रहता है हमेशा सबको, बताओ भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल नहीं, ऑपरेशनल लेवल। वैसे तो लोअर लेवल ही होता है बट हम इसे बोलेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो वर्कर्स लोग काम करते हैं, इंप्लॉइज लोग, उसे बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताओ भाई। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। टॉप लेवल में क्या क्या चीजें आती है, जितने भी सीईओ, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, समझिए बात है, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब टॉप लेवल में आएंगे। मिडिल मैनेजमेंट कौन सा होता है, मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग सब डिपार्टमेंट, सब डिवीजन बना होता है, तो उनके जो हेड होते हैं, जैसे मान लो अगर इलॉन मस्क है, वो भाई उसका मेन ब्रांच है, उन्होंने अगर और भी दूसरे दूसरे देशों में अपना टेस्ला का कार बेचना स्टार्ट करेगा, तो अलग अलग रीजनल मैनेजर भी तो रखेगा, तो वो आ जाएगा मिडिल मैनेजर में, राइट। जैसे टाटा है, टाटा, रतन टाटा जी जो वो मेन है, उनके कई सारे ब्रांच है भाई साहब। क्या टाटा कंपनी का एक ही बिजनेस है क्या, नहीं भाई साहब, कई सारे बिजनेस है, राइट और नॉट। तो सब अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग बिजनेस में सुपरविजनरी वी एन, ये कुछ लिखे हो भाई, क्या है, रुको बीच में सुरभि, ये क्या लिखो लास्ट वाला भाई, कुछ पूछना है क्या, सुपरवाइजरी वी एन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब समझ नहीं पाया, दोबारा से चैट भेजना। हाँ तो मैं बोल रहा था क्या, मिडिल मैनेजमेंट में समझ में आ गया कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिवीजन होते हैं, उसके जो मैनेजर होता है, उसका जो हेड होगा उसे हम बोलेंगे मिडिल मैनेजमेंट। और लास्ट में क्या है, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल। ये भी क्या होता है, ये वर्कर्स के ऊपर जो मैनेज किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे फैक्ट्रीज वगैरह में एक जो मेन हेड होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं फैक्ट्री वगैरह में, सुपरवाइजर। फोरमैन या फोरमैन के बारे में आगे चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। तो जो सुपरवाइजर लोग होते हैं वो आते हैं ऑपरेशनल लेवल में, ठीक है, वो आते हैं ऑपरेशन। तो देयर आर थ्री लेवल, वन इज टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 6 इज कंप्लीटेड। बस हमारे पास अब 2 पॉइंट रह गया है और हमारे पास 10 मिनट और है। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर्स कंप्लीट करा दूं। 7 पॉइंट है क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखो, फंक्शन तो बहुत ही आसान है भाई साहब, वेरी वेरी इजी, और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। व्हाई, बिकॉज फंक्शंस का मतलब है आपके 5 चैप्टर्स। बताओगे 5 चैप्टर्स कौन कौन से है, चैप्टर 4 5 6 7 8, 5 चैप्टर्स का नाम बताओगे जरा। हाँ जी, मैनेजमेंट, वेरी वेरी गुड। सबसे पहला देखो भाई, चैप्टर्स के नाम मैं याद करा देता हूँ, चलो जिसको चैप्टर का नाम याद नहीं था मैं याद करा देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर पता है कौन सा है, बताओ भाई, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर का क्या नाम है, जल्दी से बताओ मेरे को। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड और थर्ड चैप्टर, भाई सेकंड तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये तो बच्चे पढ़ के याद रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 2 चीजों का पढ़ना था, हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर का, याद है ना, साइंटिफिक और दूसरा मैनेजमेंट का, राइट। तो वो, और थर्ड चैप्टर भूल जाते हैं कई बार, बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी बताया भाई साहब, इन्वायरमेंट 2 टाइप के होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब 2, इंटरनल एक्सटर्नल, याद आ रहा है, एक्सटर्नल, हाँ। तो ये 3 चैप्टर याद हो गए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। और लास्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपका टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बोलते रहो साथ साथ में भाई साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पॉइंट लर्न कराने का। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जल्दी से बताओ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। और इसके बारे में दो दो एक एक लाइन सिर्फ मीनिंग मीनिंग लिखा हुआ है, और एक्चुअली आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स ही पढ़ना है। तो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना है तो आपको मीनिंग अल्टीमेटली याद रहेगा ही रहेगा, राइट। तो फंक्शन में और कुछ नहीं है, तो फंक्शन से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, राइट ना, ये चीजें बस। और लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन में फर्दर 3 पॉइंट्स पढ़ने। जरा सर एक बात बताओ, वो एक वाला पेज दिखाओ, माइंड मैप दिखाओ जरा फटाफट, क्विकली माइंड मैप दिखाओ जरा फटाफट, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट के मीनिंग में 3 चीज आनी चाहिए, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। माई फॉर क्या होता है, बताओ भाई बताओ जल्दी से, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक, इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है या बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। याद है सर। फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का, जल्दी से बताओ।
ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर तीन था, प्रॉफिट बनाना है, सोशल, पर्सनल। वेरी वेरी गुड, सोशल, ऑर्गेनाइजेशन के बाद पर्सनल, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और फिर पर्सनल, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट था क्या हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, तो 5 थे, इसका थोड़ा सा आप याद करना। जीडीपी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट सोसाइटी, तो ये ग्रुप गोल्स को अचीव करना, मैनेजमेंट किस किस चीज में हेल्प करता है, तो ग्रुप गोल को अचीव करने में करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस करने में, अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, इन एफिशिएंसी को Increases इंक्रीज करता है, efficiency, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, तो डेवलपमेंट ये ऑफ सोसाइटी। 5 क्या है, इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, भाई साहब मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो भाई साहब मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, साइंस और प्रोफेशन आधा आधा है, मतलब फुल्ली तरीके से नहीं है, राइट। और जब आप लिखोगे ना तो इसके ये पॉइंट याद होना चाहिए, मैनेजमेंट एज अ आर्ट के अंदर पीपीटी मैंने शॉर्ट बना दिया है, अब जैसे मत याद कर लो, साइंस का यूपीएस और प्रोफेशन का वीआर सितंबर, एसईपी सेप का मतलब सितंबर, मतलब पीपीटी का मतलब है क्या, पीपीटी का मतलब है पर्सनलाइज, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। पर्सनलाइज एप्लीकेशंस होता है आर्ट में, अलग अलग पर्संस का, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बेस्ड होता है, ये बेस्ड किस पे होता है, प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है आर्ट के लिए, और थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है, पीपीटी, राइट, पर्सनलाइज, प्रैक्टिस एंड थियोरेटिकल नॉलेज। और साइंस का क्या होता है, यूपीएस, यूपीएस का मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस। और आर्ट्स का मतलब वी आर सितंबर का मतलब क्या होता है, बताओगे जरा जल्दी से, वी आर एसईपी, वी आर एसईपी सितंबर, दैट मीन्स की, हाँ जी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी है, ऊपर में भी बॉडी ऑफ नॉलेज है, समझ में बात है। इसमें कैसा एंट्री होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, जल्दी से पढ़ो ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड एंड सर्विस मोटिव होता है। और ये तो बड़ा आसान है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, टॉप, मिडल और ऑपरेशन, टॉप, मिडल और ऑपरेशन। और साथ हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो भाई साहब 5 फंक्शन है, 5 चैप्टर्स के नाम बता दो फटाफट, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 बताओ। और लास्ट में बच गया कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में आपको 3 पॉइंट पढ़ना है, 1 इज मीनिंग, सेकंड फीचर्स एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंस। तो जो फीचर्स और इंपॉर्टेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फीचर्स और इंपॉर्टेंस, इससे क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन बुक में अभी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो बताओ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो भाई कोऑर्डिनेशन मतलब कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जल्दी से बताना है कोई भी, मेरे को कोई तो बताओ, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेशन सिंपल वर्ड है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, इट क्रिएट्स हार्मनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सर एक दूसरे में। सही जवाब, सही जवाब, इस्टेब्लिश हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज, वेरी वेरी गुड सुरभि, बहुत बढ़िया। मैं चैट भी पढ़ते रहता हूँ साथ साथ में, तो कुछ लोग चैट के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हो, टेंशन में मत आना। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स व्हिच synchronizes all the functions of management and activities of different departments। भाई देखो, किसी भी बिजनेस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्या उनका एक ही बिजनेस होता है, नहीं, अलग अलग बिजनेस होता है। इवन एक ही बिजनेस में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, कैश डिपार्टमेंट अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होगा, तो इन सबको एक साथ मिला के कोऑर्डिनेट करते हैं सभी लोग आपस में, राइट। तो मैनेजमेंट वो काम करता है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये चीज होता है सिंपली से, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है किसको, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज, इकट्ठा करना, राइट। समझ में आई बातें, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज इट क्लियर और नॉट। भाई कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, इकट्ठा करता है, किसको इकट्ठा करता है भाई साहब, फंक्शंस, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। समझ में आई बातें। फिर है क्या, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फटाफट बताओ भाई, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने हैं सर, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बताओ, टोटल है 6 फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल लोग आपस में ग्रुप हो जाते हैं और ग्रुपली एफर्ट करते हैं, ग्रुप बना के फिर मेहनत करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अल्टीमेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव करना होता है, समझ में ये बातें, सभी पॉइंट को ये करके लिखना है। फिर एक कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में चलना। भाई कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तभी सब लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ना, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, भाई साहब सभी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो भाई साहब प्रोडक्शन वाले को पता रहता है हमें कितना सामान बनाना है, प्रोडक्शन वाले को पता है कि भाई साहब हमें अगर मान लो 10,000 गुड्स बनाने हैं, तो वो किसको, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई साहब 10,000 गुड्स के लिए इतने रॉ मटेरियल चाहिए, राइट, कोऑर्डिनेट करके बोलेगा।
फिर जब प्रोडक्शन ने 10,000 गुड्स बना लिया तो फिर आगे सेल वाले डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले से रेडी रहेगा, अच्छा 10,000 सामान बनेगा तो मेरे को बेचना भी है भाई साहब, राइट। तो अल्टीमेटली सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिससे क्या हो, जिसका मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। समझिए ये बातें। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ग्रुप एफर्ट। फिर है क्या, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बताओ भाई, मैनेजमेंट भी कैसा प्रोसेस था, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता था, तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसके अलावा एक और चीज सिमिलर आएगा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन क्या एक ही मैनेजर का काम होता है? भाई साहब, एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर होते हैं, तो सभी मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, ऑल मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। क्या ये एक आसान फंक्शन है कोऑर्डिनेशन? बताओ भी बताओ। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैव टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन, हाँ जी क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं करा रहा एक्चुअली। ओहो, रुको रुको रुको, ओके कर दिया हाँ जी, बस खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट और चाहिए, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म करा दूं। तो कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, फिर एक कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। सर इसमें तो 2 मिल गया। परवेसिव मैंने पहले बताया, परवेसिव का मतलब जहाँ जो सभी पे एप्लीकेबल होगा, और कॉन्टिन्यूअस, तो मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था और परवेसिव था, कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और परवेसिव है। समझ में आती है बातें? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, क्विकली रिप्लाई करो भाई साहब, Yes, टाइम नहीं sir. अपने पास, Yes, टाइम sir. खत्म हो रहा है Yes, sir. मेरे को। बस लास्ट 3 पॉइंट बता दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब? कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। बताओ भाई बताओ, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, इसका मीनिंग बताओगे कोई? ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द नंबर। देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होगा, उसका सेल इंक्रीज होगा, तो इससे ये पता चलता है कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? ऑल डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स may have their own objective policy and their own style of working. However, all departments of individuals are interdependent and cannot work in the isolation. Simply say, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट जो होता है ना, आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, और इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, इसी को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और लास्ट है क्या, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट रहता है। तो मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव फीलिंग ऑफ सुपेरिटी and prioritize their zone of activity, but coordination seeks a sequence and integrate all specialist activity into a wholesome effort. सभी अलग अलग स्पेशलिस्ट को इकट्ठा मिला के इनको होलसम करके एक डायरेक्शन में ले जाना और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर्स। यहीं तक आपका चैप्टर था। इसके अलावा 5 मिनट और लूंगा, प्लीज कोई भी जाएगा नहीं, 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखो ये है एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन। अगर आपका एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो उसके क्वेश्चन जितने भी है उसके आंसर्स भी हैं। मैं रीड नहीं करा रहा, सिर्फ रीड करा के समझा नहीं रहा, बस रीड करा रहा। डिफाइन मैनेजमेंट अब आप कर सकते हो। नेम एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अब आप कर सकते हो। परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, आसान सा है। उसके अलावा क्या है, रितु इज अ मैनेजर ऑफ नॉर्थ विजन लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एट व्हाट लेवल डज। ये देखो, ये क्वेश्चंस मैंने कहीं पे देखा था एग्जाम में, इस टाइप का आया हुआ था, एकदम डिट्टू ये नहीं था लेकिन ऐसा आया हुआ था। बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें 5 एमसीक्यूज हैं। वैसे तो पता है क्या, मेरे पास ना 30 एमसीक्यूज भी हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, बट अभी नहीं करा रहा, डोंट वरी। दीज आर दी एमसीक्यूज विच कैन बी कॉमन। 1-2 एमसीक्यू बीच बीच में से मैं डिस्कस करा देता हूं, ध्यान से देखो। जरा एक बात बताओ, अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पहला क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। कौन सा बताओ? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा होगा? कोई आंसर बता सकते हो? जल्दी से बताओ।